हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी जो कि हमारे अतीत है, उसके चैप्टर 10 की इमारतें, चित्र तथा किताबें, जो कि लास्ट चैप्टर है। और इसके पहले के चैप्टर हम पहले कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अच्छा, हम इसे कैसे कवर करेंगे, तो इसके लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। हम उससे कवर करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जो हाल के वर्षों में क्वेश्चन पुटअप हुए हैं सीटेट में इस चैप्टर से, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर इस वीडियो में हम लोग लास्ट में तिथियों पर एक नज़र टॉपिक है, इसे भी डिस्कस करेंगे, जिसमें इस बुक में जितनी भी तिथियां मेंशन है शुरुआत से लेकर के लास्ट तक उसको शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम उसे भी एक बार देखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन उठता है, क्या ये सिर्फ सीटेट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो? तो मैं आपको बता दूं, जिस भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन सभी के लिए इक्वली यूज़फुल है, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा डीप में जा कर के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसलिए मैंने इसमें छोटे से छोटे पॉइंट को भी लिया हुआ है, उसे ड्रॉप नहीं किया हुआ है, क्योंकि सीटेट में हर एक लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आप मेरे नोट्स पर इसलिए भी भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी सीटेट 2 बार क्वालिफाई किया है और दोनों बार ही मेरे 125 प्लस मार्क्स आए हैं दोनों ही पेपर में। और मैंने मेन सोर्स एनसीईआरटी बनाई थी। अब एनसीईआरटी में क्या होता है, जब हम एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं तो हमें काफ़ी बोरिंग लगती है। कई बार हम उसे पूरा कहानी की तरह पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो तो बच्चों को समझाने के पर्पज़ से लिखी हुई है, तो हम उसे वैसे पढ़ लेते हैं। और जब उससे क्वेश्चन बनता है तब हम उसे टैकल नहीं कर पाते, और काफ़ी लेंथी भी लिखी हुई है। कई बार आपको किसी टॉपिक का एक पॉइंट यहाँ पर दिया होगा और फिर उसके बाद हो सकता है 2 पेज बाद उसी टॉपिक का एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो कई बार आप समझ नहीं पाते उसको बेहतर ढंग से। इसलिए मैंने ये, अगर एक टॉपिक है उसका एक पॉइंट यहाँ पर है एक चैप्टर में, तो मैंने उसको उसी में ही पहले वाले पॉइंट के साथ ऐड अप कर दिया है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। आगे हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर 10 है हमारा, इमारतें, चित्र तथा किताबें, ये किससे रिलेटेड है? तो ये हमारे जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर, उससे रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक बात बताई गई है कि जो हड़प्पा के लोग थे, है ना, हमारे जो प्राचीन हड़प्पा के लोग थे, उनको भी तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। इसका चैप्टर की स्टार्टिंग इस बात से होती है कि जो भारत के धातु विज्ञानी हैं उनका काफ़ी योगदान रहा है धातु विज्ञान के क्षेत्र में। अगर विश्व में बात की जाए तो उसी में बात बताई गई कि जो हड़प्पा वासी थे उनको तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी, धातु कर्म की जानकारी थी। अब इसमें एक बात और भी बताई गई कि तांबा और टिन को मिलाकर के ये लोग कांसा बनाया करते थे। बताइए हमको कि जो हड़प्पा वासी थे वो कांसे का प्रयोग करते थे और कांस्य युग से जुड़े हुए थे, जबकि उनके जो उत्तराधिकारी आए बाद में वो लौह युग से संबद्ध थे। लौह युग से संबद्ध कौन था? मैंने आपको बताया है, पहले के चैप्टर में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया है इस बारे में कि उत्तर वैदिक काल जो है वो लौह युग की स्टार्टिंग माना जाता है। अब इतना लोहे की बात यहाँ पर क्यों हुई है? क्योंकि आगे हम मेहरौली के लौह स्तंभ को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारत है वो प्राचीन काल से ही काफ़ी अच्छे लोहे का निर्माण करता था, जिनमें से कुछ टाइप दिए गए हैं, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो आप ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं लौह स्तंभ पर। अब ये जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, पहले तो ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। ठीक है, और इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। और इस पर ना एक अभिलेख उत्कीर्ण है जिसमें एक चंद्र नाम के राजा का उल्लेख है। अब वो ये जो चंद्र है, इनको चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़कर देखा जाता है कि उन्होंने इसका निर्माण कराया था, और इसी वजह से इसमें ये अभिलेख जो है वो उत्कीर्ण है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7.2 मीटर,
और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। आपको लग रहा होगा कि हम बस इतना ही याद रख लें कि लौह स्तंभ जो है वो महरौली दिल्ली में है, बाकी तो कुछ क्या ही इम्पोर्टेंट है। पर जब सीटेट में क्वेश्चन बनाते हैं तो एक आपको बस एक मेन वाक्य दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपको 4 जो है वो स्टेटमेंट दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि कौन सा सही है या कौन सा नहीं सही है, कितने सही हैं। तो इस वजह से एक चीज़ के बारे में 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से बनाया। अगर आप मेरे नोट से पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी नीड नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये है कहाँ पर? तो ये कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है और इसके बारे में एक आश्चर्यजनक बात है कि इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ। मतलब काफ़ी पहले, 1500 साल बहुत होते हैं। इतने साल बाद भी इस स्तंभ में जंग नहीं लगी है, ये एक आश्चर्यजनक बात है। तो ये बात इसके बारे में ध्यान रखनी। जो आप देख रहे हैं यही है महरौली का लौह स्तंभ। आगे हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर स्तूपों के बारे में थोड़ा दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं हम लोग कि स्तूप क्या होते थे। तो उससे पहले, स्तूप पढ़ने से पहले हम एक वर्ड पढ़ते हैं, वो है धातु मंजूषा। तो ये जो धातु मंजूषा होता है, ये क्या होता है? स्तूप जो होते हैं उनके अंदर रखा एक छोटा सा डिब्बा होता है। अब इन डिब्बों में क्या होता है? इन डिब्बों में बुद्ध या जो भी उनके अनुयायी हैं उनके शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा कोई भी प्रयुक्त चीज या कीमती पत्थर अथवा सिक्के, ये सब जो है इनमें से कोई चीज़ ये इस डिब्बे में रखी जाती है, ठीक है, एक डिब्बे में। और फिर इसी के ऊपर ये अंडाकार आकृति का निर्माण कर दिया जाता है और इसे ही हम कहते हैं स्तूप। तो वही बताया गया है कि जो प्रारंभिक स्तूप थे वो धातु मंजूषा के ऊपर रखा एक मिट्टी का टीला होता था। ये जो संरचना बनाई जाती थी पहले मिट्टी की होती थी धातु मंजूषा के ऊपर, ठीक है। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि इसी मिट्टी को टीले को किससे ढक दिया गया? ईंटों से ढक दिया गया। और फिर और बात की बात करें तो इसे तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि स्तूप क्या है। अच्छा, स्तूप का शाब्दिक अर्थ कई बार पूछा जाता है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ ध्यान रखना है टीला। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? टीला। क्वेश्चन इससे पहले बन चुका है, ध्यान रखना है। इसमें बस एक बात बताई गई आपको कि एक धातु मंजूषा में क्या होगा कि बुद्ध या उनके अनुयायियों से जुड़े कुछ शरीर के अवशेष हो सकते हैं जैसे कि हड्डी, राख, दांत और या फिर उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ हो सकती है, कीमती पत्थर हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, उनको धातु मंजूषा में हम रख देते हैं और उसके बाद मिट्टी का टीला बना दिया जाता है। अब उसके बाद के कालों में क्या हुआ कि इस मिट्टी के टीले पर ईंटों से इसको ढक दिया गया। फिर और बाद में क्या हुआ कि पत्थर, जो तरासे हुए पत्थर हैं, उनसे इसको सजा दिया गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे एक वर्ड आता है प्रदक्षिणा पथ। ये क्या होता है? तो स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है वृत्ताकार पथ होता है परिक्रमा करने के लिए, उसको ही हम क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। इस वृत्ताकार पथ को एक रेलिंग से घेर दिया जाता है। ये देखिए रेलिंग बनी हुई है, उस रेलिंग को हम क्या बोलते हैं? वेदिका। ध्यान रखना। और इसी वेदिका में देखिए ये प्रवेश द्वार बने हुए हैं, देखिए ये। तो ये प्रवेश द्वार का भी एक नाम दिया गया है, क्या है? तोरण। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही। कई बार क्वेश्चन बनता है इनसे, एक एक वर्ड ध्यान रखना है कि देखिए जो स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए पथ बना हुआ है उसको हम प्रदक्षिणा पथ, और इस पथ को रेलिंग, इस पथ के किनारे किनारे रेलिंग बना दी गई, उसको क्या बोला गया? वेदिका। और इस वेदिका में मतलब अंदर जाने के लिए जो द्वार बने होते थे, प्रवेश द्वार, उसको क्या बोला गया? तोरण। तो ये बातें बताई गई हैं। अच्छा, एक और बात बताई गई कि ये जो वेदिका है और ये जो तोरण है ये मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। तो इतनी बात स्तूप से हमें ध्यान रखनी है। धातु मंजूषा हम पहले ही पढ़ चुके। अच्छा, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट स्तूप दिखाए गए हैं, तो जो जो इस बुक में मेंशन है वो हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। तो
एक तो ये भरूच स्तूप की बात करी गई है, ये देखिए ये एमपी में पड़ता है। अगर आपको मैप नहीं आता इंडिया की का कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो आप सीटेट में बहुत से क्वेश्चन मिस करने वाले हो, इसलिए आपको मैप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं, ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस में तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये एमपी हम जानते हैं हमारा, तो ये एमपी में ये एक भरूच स्तूप है और एक है सांची स्तूप। ठीक है, तो भरूच और सांची ध्यान रखना है, एमपी में इन दोनों की बात एनसीईआरटी में की हुई है। और फिर ये जो नागार्जुन कोंडा और अमरावती, ये दोनों ध्यान रखना है आपको, आंध्र प्रदेश में। और उसके अलावा इसमें कोई भी और जो स्तूप है उसकी बात नहीं की गई है, तो आप चाहें तो ये देख सकते हैं, सासाराम बिहार। ठीक है, पिपरहवा और धमेक जो है ये यूपी में पड़ते हैं, चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं, स्तूप हमारा हो गया। आगे हम देखते हैं भरूच स्तूप। इसमें एक बात कही गई थी, एक बंदर राजा की कहानी इसमें बताई गई है। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी से मैंने होता है एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है, तो हो सकता है ऐसा आ जाए कि बंदर राजा की कहानी किस स्तूप में चित्रित है, तो ध्यान रखना है भरूच स्तूप। और ये कहाँ पड़ता है, एमपी में, हमने अभी देखा। और देखिए इसमें ये देखिए बंदर बने हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, आगे देखिए अमरावती का स्तूप कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अमरावती का स्तूप कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है और भव्य स्तूप है और करीब 2000 साल पहले स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। मतलब इसमें कई सारे चित्र बने हुए हैं, आप नेट में डाल करके देखिएगा, गूगल में आपको खुद समझ में आ जाएगा। आगे देखिए सांची का महान स्तूप कहाँ पर है, एमपी में, काफ़ी फेमस है। और किसने बनवाया था, मूल स्तूप इसका अशोक ने बनवाया था, जिसमें किसका, ईंटों का प्रयोग किया था। और बाद में इसका जो निर्माण है वो शुंग काल में भी हुआ, मतलब कि जो अशोक के बाद के काल में भी हुआ। बाद के काल के जो शासक थे उन्होंने इसमें रेलिंग व प्रवेश द्वार बनवाए थे। तो ध्यान रखना है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मूल स्तूप अशोक ने बनवाए जिसमें ईंटों का प्रयोग किया था। और अगर हम इसी स्तूप में रेलिंग व प्रवेश द्वार की बात करें या पुनर्निर्माण, तो उसको बाद के शासकों ने करवाया था, शुंग काल में इसका पुनर्निर्माण होता है। हम देखते हैं आगे हम लोग बात करते हैं आरंभिक हिंदू मंदिर। आरंभिक हिंदू मंदिरों की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता था। तो आरंभिक हिंदू मंदिर मतलब उस काल में विष्णु, शिव, दुर्गा, इनके मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये इसमें जो आर्ट एंड कल्चर की बात हो रही है वो स्टार्टिंग से लेकर के जो इस बुक में मौर्य काल, फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल की बात करी गई है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की। तो इसमें सबसे पहले एक बात बताई गई है कि मंदिर में जो एक गर्भगृह क्या चीज़ है। तो गर्भगृह वह भाग होता था जहाँ जो मुख्य देवी देवता हैं उनकी मूर्ति रखी जाती थी, उस भाग को हम क्या कहते थे, गर्भगृह। ठीक है, और जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे वो इसी गर्भगृह में होते थे और भक्त जो पूजा करते थे वो इसी गर्भगृह में आकर के करते थे। ठीक है, और ये जो गर्भगृह है इसको पवित्र दिखाने हेतु तो इसके ऊपर इस तरीके से शिखर का निर्माण कर दिया जाता था, काफ़ी ऊंचाई तक। ठीक है, तो ये शिखर होता था, ध्यान रखना है। ये देखिए इसमें ये चित्र बना हुआ है, इसमें दिख रहा है कि ये देखिए गर्भगृह है और फिर इसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण है, इसको ही हमने बोल दिया है शिखर। ठीक है, मंडप क्या होता था, कई बार ऐसा होता है, ये जो शब्दावली है ना, इसमें से एक तरफ आपको शब्दावली लिख दी जाएंगी, एक तरफ आपको लिख दिया जाएगा कि इनका मतलब क्या है, और फिर आपको मैच करने से बोल दिया जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। मंडप क्या होते थे, सभागार होते थे जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, उसको हम क्या बोलते थे, मंडप। अच्छा, एक और बात बताई गई है कि हम जब आगे बात करेंगे, अभी जैसे कि हम आगे यहाँ पर बात करेंगे महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर की, तो पहले तो ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में।
और इसमें क्या है कि प्रत्येक मंदिर को एक पहाड़ी से तराश कर बनाया गया है, मतलब पहाड़ी से तराश कर ये मंदिर बनाए गए हैं, और एक ही पहाड़ी को तराश कर हर मंदिर बनाया गया है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको एकाश मंदिर कहा जाता है। कहाँ पर है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। अच्छा, इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात मैं जो बताने वाली थी वो ये है कि जब भी पहाड़ी को तराशा जाता है तो ऊपर से नीचे की ओर तराशा जाता है। ठीक है, पहले ऊपर की तरफ तराशा जाएगा, फिर उसके बाद नीचे की ओर। ठीक है, ऐसे ये। और जब भी हम ईंट से बने मंदिरों की बात करते हैं तो वो नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा हम लोग के घर जो बनते हैं वो भी पहले नीचे बनाई जाएगी दीवार, फिर उसके ऊपर, इस तरीके से। तो वही बात इसमें ध्यान रखनी कि ईंट से बनी जो चीज़ें होती हैं वो कैसे बनती हैं? नीचे से ऊपर की ओर। और जो ये पहाड़ी तराश कर जो इमारतें बनती हैं वो ऊपर से नीचे की ओर। जैसे कि अब यहाँ पर भीतरगांव का मंदिर की बात करी गई है जो कि यूपी में है, और यूपी में भी कहाँ पर है? ये कानपुर में। ठीक है, तो मैं तो कानपुर से ही हूँ, आप कहाँ से? कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए, तो ये इसका निर्माण कब हुआ? तो ये भी गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है ये भीतरगांव का मंदिर। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था और पक्की ईंट व पत्थरों से बना मंदिर है। ठीक है, ईंट ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये भीतरगांव का मंदिर है, और ये देखिए जो पहाड़ी तराश कर बनाए गए हैं मंदिर वो ये है महाबलीपुरम के। आगे हम देखेंगे ऐहोल का दुर्गा मंदिर। ये देखिए, ये है ऐहोल का दुर्गा मंदिर। ऐहोल का दुर्गा मंदिर, पहली बात तो ये है कहाँ पर? तो कर्नाटका में है। ठीक है, उसके बाद इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण 1400 साल पहले हुआ था। ध्यान रखना, ऐहोल के दुर्गा मंदिर का निर्माण 1400 साल पहले। और ये उड़ीसा के जैन मठ की बात कही गई है कि ये भी पहाड़ी खोद कर बनाए गए हैं। और कितने हैं? देखो आपको दिख रहा है कि ये 2 मंजिला हैं। ठीक है, और यहाँ पर कौन रहता था? तो जो जैन भिक्षु होते थे वो यहाँ रहते थे और ध्यान करते थे। तो ये सब हमें बातें ध्यान रखनी है। आगे हम लोग आते हैं, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, इसके बारे में बताया गया कि किस तरह ये बनाए जाते थे। इसमें से कुछ बातें आपको लग सकता है कि अरे ऐसा क्या पूछा जा सकता है, पर बिल्कुल पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है कि स्तूप या मंदिर की अगर हम बात करें तो इनके निर्माण की कई अवस्थाएं होती थी, जैसे कि शिलाखंडों को निकालना पहले, फिर उन्हें उस जगह पहुंचाना जहां पर इन्हें लगाया जाना है, बनाया जाना है, वहां पर पहुंचाना। फिर उसके बाद उनका क्या दिया जाता था? आकार दिया जाता था। जिस भी आकार में मतलब उसको आकार देना है, जिस तरीके का, अगर छत का आकार देना है या खंबे का आकार देना है, जो भी आकार देना है उस तरीके से आकार दिया जाता था और फिर उसे लगाया जाता था। और लगाना काफ़ी मुश्किल होता था बिल्कुल सही तरीके से। तो ध्यान रखना है, यही अवस्थाएं हैं। कई बार आपको अरेंजमेंट में सीटेट में पूछ सकता है। काफ़ी शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से, अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर एनसीईआरटी में तो और भी टफ तरीके से लिखा हुआ है। ध्यान रखना, सबसे पहले शिलाखंडों को निकालना, फिर उसे उस जगह पहुंचाना जहां पर उसे बनाया जाना है, फिर आकार देना, उसके बाद लगाना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है ऐसे आपको जैसे शिलाखंडों को निकालना तो आपको लगेगा कि उसके बाद शायद आकार दिया जाता होगा, पर ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में जो लिखा है बस वही सत्य है, बस वही वैसे ही पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना ये सारी अवस्थाएं। फिर आगे, इनको बनवाने में काफ़ी धन खर्च होता था। ठीक है, और इसका निर्माण कौन करते थे? शिल्पकार, जिनको वेतन कौन देता था, पैसे कौन देता था? ठीक है, तो वो कौन देता था? राजा रानी देते थे, अधिकांशतः यही देखा गया है। और सजावट के लिए अधिकांशतः भक्त जो होते थे वो उपहार देते थे। अब वो उपहार स्वरूप कई सारी चीज़ें भी दे सकते थे, या तो खर्च देते थे, है ना, या फिर कुछ और चीज़ें दे देते थे कि जिससे इस मंदिर में सजावट या स्तूप में सजावट हो सके। ठीक है,
तो जैसे कि एक एग्जाम्पल इसका मिलता है सांची के स्तूप में। सांची के स्तूप में एक जो श्रमिक संघ था, कौन सा, हाथी दांत का काम करने वाला, इस श्रमिक संघ ने जो सांची का अलंकृत प्रवेश द्वार है उसको बनाने का खर्च दिया था। तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये भक्त कौन कौन होते थे, इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो ये जो दान करते थे ये सब चीज़ें, उनका खम्भों, रेलिंग या दीवार पर इनका नाम लिखा मिलता है हमें, ठीक है। खम्भों, रेलिंग या दीवार पर उनका नाम लिखा हुआ मिलता है, जिससे पता चलता है कि इन लोगों ने इसमें दान किया था या इसको बनवाने में इनका कुछ ना कुछ योगदान रहा है, उपहार स्वरूप इन्होंने कुछ ना कुछ दिया है। तो इसमें कौन कौन होते थे, तो व्यापारी, कृषक, लुहार, सुनार, माली और इत्र बनाने वाले, इन सब का नाम उत्कीर्ण है, जिससे हमें पता चलता है कि इन लोगों ने भी इसमें दान दिया था, ठीक है, या खर्च दिया था बनवाने के लिए। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ आ गया कि स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं चित्रकला। चित्रकला के बारे में बातें बताई गई हैं, ठीक है। जैसे कि अजंता के बारे में बताई गई, ये कहाँ पर है, पहले तो ये बात ध्यान रखनी है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये भी पहाड़ खोदकर बनी गुफाएं हैं। कैसी है, पहाड़ खोदकर, ठीक है, पहाड़ खोदकर इन्हें बनाया गया है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी कि जो अजंता की गुफाएं किसने बनाई, ये ज्ञात नहीं है, ठीक है। वहां पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि इन्होंने बनाया, तो इसको जो कलाकार है वो कैसे हैं, अज्ञात हैं। अच्छा, इसमें जैसे कि हमने अभी मेहरौली के लौह स्तंभ में एक बात आपसे कही थी कि ये इसलिए भी मतलब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक आश्चर्य की बात ये है कि 1500 साल हो गए लेकिन यहाँ इसमें अभी भी जंग नहीं लगी। ऐसे ही जो अजंता है, इसमें आश्चर्यजनक बात ये है कि इसके जो रंग हैं वो 1500 साल बाद भी चमकदार हैं, ठीक है। और इसके रंग पता है कैसे बनाए गए थे, पौधों व खनिजों से बने, मतलब प्राकृतिक रूप से बने आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो चित्र बनाए गए अजंता में वो मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि गुफा जो थी, गुफा जो आप देखेंगे, आप कभी जाएंगे अगर देखेंगे तो गुफाओं के अंदर काफ़ी अंधेरा रहता है, तो उसके अंदर जब चित्र बनाए गए होंगे तो कैसे, मसालों की रोशनी में बनाए गए होंगे, ठीक है। अच्छा, ये अजंता की गुफाएं मेनली किस धर्म से संबंधित हैं, तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध, ठीक है। इनमें से जो ज़्यादातर है वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, ठीक है। अब एक और बात मैं बता दूं कि विहार और चैत्य में क्या फ़र्क होता है, तो चैत्य जो होते हैं ये बौद्ध आप कहें ये पूजा स्थल होते हैं, और विहार जो है ये भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ आ रहा है। देख लीजिए, यही है, ये अजंता के चित्र का ही यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, ऐसी एनसीईआरटी में भी दी हुई है। आगे हम लोग बात करेंगे महाकाव्य। महाकाव्य क्या होते थे, तो इन काव्यों में, इन रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाओं तथा उनसे जो देवता हैं उनसे जुड़ी कथाएं हैं। तो ध्यान रखना है, महाकाव्य में क्या है, स्त्री पुरुष की या तो वीर गाथाएं हैं, यहाँ ये डबल बार लिख गया है, ध्यान रखिएगा एक ही बार, स्त्री पुरुषों से जुड़ी या तो वीर गाथाएं इसमें दी गई हैं महाकाव्यों में, और या फिर देवताओं से जुड़ी कथाएं इसमें दी गई हुई। अब आपको लग रहा होगा कि क्या ही इम्पोर्टेंट है इसमें, तो देखिए इससे मैं दिखा दूं, क्वेश्चन बना हुआ है सीटेट 2022 में। तो देखिए ये सेम बिल्कुल एनसीईआरटी का ही पॉइंट देखिए सेम मेंशन है जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस वजह से आप पूरी तरह भरोसा करके अच्छे से आप पढ़िए और अपना एग्ज़ाम दीजिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई होंगे अगर आप मेरी तरह से पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, आगे इसमें बात बताई गई है सिलप्पाधिकारम। ये एक तमिल महाकाव्य है। सिलप्पाधिकारम क्या है, एक तमिल महाकाव्य है। जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पहले की वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था एक बार
किस संगम साहित्य के बारे में, है ना। संगम क्या होते थे, सम्मेलन होते थे, उसमें इन साहित्य का संकलन किया गया, इसलिए इन्हें संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। उसी के एक श्रेणी में एक ये भी आता है सिलप्पाधिकारम। और संगम क्या थे, तमिल कवियों के सम्मेलन थे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का काल संगम काल माना जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सिलप्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है और इसकी रचना 1800 साल पहले हुई थी। ध्यान रखना, 1800 साल पहले इसकी रचना हुई थी सिलप्पाधिकारम की। और किसने की थी, तो इलांगो नामक कवि ने, इलांगो ने की थी सिलप्पाधिकारम की रचना। ध्यान रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें कहा क्या गया है इस काव्य में, तो इसमें एक्चुअली एक कोवलन नाम का व्यापारी होता है, ठीक है, कोवलन। और इसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है कन्नगी, ठीक, कोवलन कन्नगी। और ये कोवलन को एक माधवी नाम की नर्तकी से प्रेम हो जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये पूरी कहानी है और पूछा जाता है कि इस कहानी में किसकी चर्चा है। तो ध्यान रखना है कि कोवलन नाम का व्यापारी, कन्नगी उसकी पत्नी और माधवी नाम की नर्तकी के बारे में ये कहानी है। अच्छा, बाद में क्या होता है कि कोवलन और कन्नगी जो है वो पुहार छोड़कर मदुरै चले जाते हैं, ठीक है। मदुरै किसकी राजधानी है, मैंने आपको पहले बताया है, पांड्यों की राजधानी। तो वहाँ चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जो मदुरै के जो पांड्य राजा होते हैं उनका एक दरबारी जौहरी होता है, वो कोवलन पर चोरी का आरोप लगा देता है, जबकि झूठा आरोप था ये, कोवलन ने चोरी नहीं की होती, लेकिन उस पर चोरी का आरोप लगा देता है। जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा उसको प्राणदंड का आदेश दे देते हैं। इससे कन्नगी दुख और रोष से भर जाती है और वो मदुरै का विनाश कर देती है। तो ये पूरी कहानी है, कहानी का सार है। तो आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से सिलप्पाधिकारम के बारे में सारी बातें, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे मणिमेखलई। तो मणिमेखलई जो है ये भी तमिल महाकाव्य है और इसकी रचना करीब 1400 साल पहले। ध्यान रखना है, अभी हमने जो सिलप्पाधिकारम पढ़ा उसकी रचना करीब 1800 साल पहले और मणिमेखलई की करीब 1400 साल पहले। सिलप्पाधिकारम की रचना इलांगो ने की और मणिमेखलई की सत्यनार ने, ठीक है। अच्छा, ये भी जो है वो सिलप्पाधिकारम के आगे का भाग आप समझ सकते हैं। जैसे सिलप्पाधिकारम में मैंने बताया कि कोवलन, कन्नगी और माधवी इनसे रिलेटेड थी, क्योंकि माधवी उसकी प्रेमिका थी। अब इसी में मणिमेखलई में जो कोवलन और माधवी की एक बेटी है उसकी कहानी इसमें वर्णित है, तो ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, सिलप्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक रचनाएं सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं, तो ये बात भी ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग आएंगे कालिदास। जैसे कि हमने अभी बात करी सत्यनार की और इलांगो की कि ये तमिल कवि थे, ठीक है। ऐसे ही कालिदास के बारे में बताया गया। कालिदास के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये संस्कृत भाषा में लिखते थे, ठीक है। और इनका ये काव्य कौन सा है, मेघदूत। मेघदूतम सुना होगा आपने, उसका एक ये वाक्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वाक्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो देखिए इसमें तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, मतलब मिट्टी, ठीक है, जंगली गूलर, शीतल बयार, मतलब यहाँ पर बादल। तो इस तरीके से बताया गया कि एक प्रकृति का वर्णन दिया गया है, ठीक है। प्रकृति का वर्णन इसमें मेघदूत में किया है, जिससे कि लगता है कि कालिदास क्या थे, प्रकृति प्रेमी थे, ठीक है, प्रकृति प्रेमी। तो ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि कालिदास की किस रचना से उनके प्रकृति प्रेमी होने का आभास होता है, तो मेघदूतम, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसा भी बन सकता है। आगे देखते हैं पुराण। तो ये पुराण के बारे में कुछ बातें कही गई हैं कि पुराण का पहली बात तो शाब्दिक अर्थ दिया हुआ है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, प्राचीन, ठीक है। दूसरी बात,
जो ये पुराण है विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ इसमें दी गई हैं। पूजा की विधियाँ इसमें बताई गई हैं पुराणों में, ठीक है। और संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी इसमें कहानियाँ दी हुई हैं। अच्छा, जो पुराण है वो अधिकतर पुराण जो है वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे हुए हैं। अब ऐसा क्यों है कि ये सरल संस्कृत में लिखे गए हैं? क्योंकि इसे सब सुन सकें व समझ सकें। अच्छा, इनका पाठ कौन करता था? तो इनका पाठ पुजारी करते थे मंदिरों में और अन्य लोग उसको सुनने आते थे मंदिरों में, ठीक है। ये सारी बातें पुराणों के बारे में है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी। आगे हम लोग देखते हैं महाभारत। महाभारत और रामायण आपको पता ही होगा। महाभारत जो है ये संस्कृत महाकाव्य है और जो भगवत गीता है वो महाभारत का ही भाग है। इसमें कौरव और पांडवों के युद्ध की कहानी आपको पता होगा। और ये युद्ध किस लिए हुआ था? तो पुरुवंश की राजधानी जो है हस्तिनापुर, उसकी गद्दी को प्राप्त करने के लिए हुआ था। अच्छा, ये बात कही गई कि ये जो कहानी है महाभारत की ये बहुत पुरानी है, लेकिन आज जो इसका हम स्वरूप पढ़ते हैं ये लगभग 1500 साल पहले लिखा गया है, ठीक है। और एक बात और कही गई है कि पुराणों व महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था, ध्यान रखना है। आगे हम लोग आएंगे रामायण। तो जो रामायण है ये कैसा है? संस्कृत महाकाव्य। हम लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं रामायण और रामचरितमानस में, जबकि रामायण जो है वो वाल्मीकि द्वारा रचित है और ये संस्कृत में है, ठीक है। और जो हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं वो तुलसीदास जी द्वारा रचित है रामचरितमानस, और ये अवधी भाषा में है, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हैं। तो रामायण में किसके बारे में बताया गया है? तो कौशल राजकुमार राम के बारे में बताया गया है। आगे बताया गया कि कुछ कहानियां जो है वो आम लोगों द्वारा भी लिखी गई हैं, जिनमें से कुछ कहानियों का संकलन हमें जातक कथाओं और पंचतंत्र में भी मिलता है। अब देखिए, जातक कथाएं अगर हम बात करें तो ये बुद्ध के पूर्व जन्म से रिलेटेड कहानियां हैं और ये कई बार स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में भी देखने को मिलती हैं। ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। आगे हम लोग आते हैं। अब देखिए, ये चैप्टर बस फिनिश होने वाला है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक बार हम कालक्रम भी देखेंगे क्योंकि इस बुक के लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बताया गया है आर्यभट्ट के बारे में, ठीक। तो आर्यभट्ट क्या थे? गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आपको पता होगा कि ये शून्य के आविष्कारक थे। अच्छा, ये जो इनका ये शून्य है ये सबसे पहले ये अरबों ने यहाँ से सीखा और फिर उसके बाद ये यूरोप पहुँचा था, ठीक है। ध्यान रखना है, इनकी एक पुस्तक है उसका नाम है आर्यभट्टियम। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। और इस आर्यभट्टियम में ही आर्यभट्ट ने बताया था कि दिन व रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। इन्होंने बताया कि दिन रात किस वजह से होते हैं? पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से। मतलब देख रहे हैं आप कि कितने पहले आर्यभट्ट ने बता दिया था, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आया, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। आगे लिखा है, इन्होंने ग्रहण के बारे में भी तर्क दिया था और वृत्ति की परिधि मापने की विधि भी बताई थी, जो कि आज की विधि है लगभग उसी की तरह सही है, उतनी ही सही है जैसा कि आज हम वृत्त की परिधि मापते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आर्यभट्ट के बारे में ध्यान रखनी। गणितज्ञ व खगोल शास्त्री, पुस्तक आर्यभट्टियम संस्कृत में है, शून्य के आविष्कारक है। और इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटती है इस वजह से ही दिन रात होते हैं, ना कि सूर्य उदय या अस्त होता है। और ये भी बात बताई, ग्रहण के बारे में तर्क दिया और वृत्त की परिधि मापने की विधि दी। आगे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये सब आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है? तो आप गुप्त काल से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे वराहमिहिर, ठीक है। वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, इनके बारे में बताया गया है कि ये अन्य गणितज्ञ व खगोलवेत्ता थे। कौन कौन से? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा मैंने ये एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हुए, चाहे तो आप याद रखिए चाहे तो मत याद रखिए, लेकिन हर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये जो वराहमिहिर थे
इनकी एक पुस्तक है पंच सिद्धांतिका, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर की पुस्तक है। और ब्रह्मगुप्त की कौन सी है, ब्राह्म स्फुट सिद्धांत, ठीक है। ये यहाँ पर ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर कट कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रह्मगुप्त जो है ये इनकी पुस्तक को ध्यान रखना है, ब्राह्म स्फुट सिद्धांत। और भास्कराचार्य जो है इनकी पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रही हूँ, चाहो तो आप याद रख सकते हैं, चाहो तो नहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, सिद्धांत शिरोमणि के 4 पार्ट है, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। ये कई बार पूछे गए हैं भास्कराचार्य की पुस्तक के नाम, या पूछा जाता है कई बार कि लीलावती जो है वो किसकी पुस्तक है, तो भास्कराचार्य की आप ध्यान रख सकते हैं। ये तीनों का नाम इस वजह से ध्यान रखेंगे हम लोग कि ये गणितज्ञ व खगोलवेत्ता है। आगे हम लोग आते हैं, जिसमें से ये जो वराहमिहिर है ना, ये फलित ज्योतिष से भी संबंधित है, ध्यान रखना है। आगे हम लोग आते हैं, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन रहे हैं, तो चरक और सुश्रुत, ठीक है, चरक और सुश्रुत आयुर्वेद से संबंधित रहे हैं। अच्छा, ये आयुर्वेद क्या है, तो चिकित्सा विज्ञान की एक पद्धति है और ये प्राचीन भारत में विकसित हुई थी, ठीक है। अच्छा, चरक के बुक का नाम है चरक संहिता और सुश्रुत की जो किताब है उसका नाम क्या है, सुश्रुत संहिता। ध्यान रखना कि जो चरक संहिता है ये औषधि शास्त्र के बारे में, और जो सुश्रुत संहिता है वो इसमें शल्य चिकित्सा विधि दी हुई है, तो ध्यान रखना है। आगे हम लोग आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो इस चैप्टर क्लास में दी हुई थी कि स्तूप निर्माण की शुरुआत लगभग 2300 साल पहले हुई, ठीक है। अमरावती का जो स्तूप है ये लगभग 2000 साल पुराना है। कालिदास बताए गए हैं 1600 साल पहले, हमने बताया भी था आपको ये बात कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के हैं, ठीक है। उनके जो नवरत्न थे उनमें से एक थे, वराहमिहिर भी नवरत्नों में एक थे। आगे देखेंगे, लौह स्तंभ और भीतरगांव का जो मंदिर है और अजंता की चित्रकारी और ये आर्यभट्ट जो है ये सब 1500 साल पहले, ठीक है। दुर्गा मंदिर जो हमने अभी पढ़ा था ऐहोल का, वो लगभग 1400 साल पहले का है। अच्छा, ये लास्ट में दिया हुआ था, कई बार डायरेक्ट जो एक्सरसाइज है उसी से क्वेश्चन डिस्ट्रीटेड में दे दिए जाते हैं, तो आप मैच कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं खुद को कि स्तूप क्या है, तो स्तूप क्या है, तो स्तूप एक टीला है। आगे शिखर यहाँ पर क्या है, तो गर्भगृह के ऊपर लंबाई में इसका निर्माण होता है, इससे हम मैच करवा देंगे, ठीक है। मंडप क्या है, मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। गर्भगृह देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। और प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो आप इसे सॉल्व कर ले रहे होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सीटेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। जैसे आर्यभट्ट ने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये हमने अभी पढ़ा। और आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया, तो बिल्कुल सही बात है, दिया है, हमने देखा। अगर आप मेरे नोट से पढ़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाने वाला है, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन जो है वो इसी एनसीईआरटी से आते हैं और मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ा हुआ नहीं है जिससे क्वेश्चन बन सके और मैंने लिखा ना हो, ठीक है। तो ये भी दोनों सही है, हमारा ए राइट हो जाएगा आंसर। आगे हम लोग देखते हैं, मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में कौन सा कथन सही है, तो यह तमिल में लिखा गया था, बिल्कुल सही बात है। यह सत्यनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया, ये बात नहीं सही है, 2500 वर्ष पूर्व नहीं, ये लगभग हमने कब पढ़ा था, लगभग 1400 वर्ष पूर्व पढ़ा था, और हमने सिलप्पाधिकारम लगभग 1800 वर्ष पूर्व पढ़ा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर, हमारा हो जाएगा ए बी सी। और ये सब बात मैंने पहले ही बताई है, अगर आप स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि ये जो इसमें 1800 साल पूर्व 1400 साल पूर्व ये जो दिया हुआ है, ये सन 2000 को मान करके कहा गया है, ठीक है।
आगे देखेंगे तमिल महाकाव्य सिलप्पाधिकारम की रचना किसने की थी, तो इलांगो ने। ठीक, आगे देखेंगे सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कथाएं भी सम्मिलित हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कौन है, महाकाव्य। महाकाव्य सूरवीरों और वीरांगनाओं के बारे में लंबी रचनाएं हैं और इसमें देवताओं से संबंधित कथाएं भी सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन आगे हम लोग, क्योंकि बुक के लास्ट में ये हमारा लास्ट वीडियो है क्लास 6 का, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तिथियों के बारे में इसमें दिया हुआ है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए सीटेट 2022 में से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। इस वजह से लिखा है, इस पुस्तक में हमने वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखा है। ठीक है, जैसा कि अभी आपको बताया। फिर लिखा है जो पूरा पाषाण युग है ये कब है, लाखों वर्ष पहले। ये बात ध्यान रखनी है। मेहरगढ़ की जो बात करी उसमें कृषि व पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग क्या है, 6000 वर्ष पूर्व। याद कर लीजिएगा इसको बार बार, ठीक है, इसको पॉज करके। हड़प्पा के नगरों का विकास हमने पढ़ा था 2700 से 1900 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व और ईस्वी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपने नहीं देखा तो वीडियो जाकर के देखिए। ऋग्वेद की रचना आपको ध्यान रखनी है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना, 2700 से 1900 हड़प्पा सभ्यता और 6000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कृषि व पशुपालन की शुरुआत। आगे महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास। ठीक है, महाजनपदों का विकास और नगरों का विकास, ये आप क्या ध्यान रखेंगे, 500 ईसा पूर्व। उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब 500 ईसा पूर्व ध्यान रखिए। आगे सिकंदर का आक्रमण 327 से 325 ईसा पूर्व। 327 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना 321 ईसा पूर्व। अशोक का शासन 268 या 272 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व। ऐसा दिया हुआ है क्योंकि 272 ईसा पूर्व में अशोक बैठ तो गए थे गद्दी पर, लेकिन उनका जो राज्याभिषेक है वो 268 ईसा पूर्व हुआ। इस वजह से इसमें 2 दिया हुआ है। संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, है ना। ये बात अभी हमने डिस्कस भी की हुई थी। आपको लग रहा होगा, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया संगम साहित्य की रचना, और यहाँ ऑप्शन है 320 CE से 300 CE। जो ईसा पूर्व है उसको हमने बताया भी था आपको, बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो AD है एनो डोमिनी, इसको हम कॉमन एरा भी बोलते हैं, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद शुरू होती है। ये सारा डिस्कशन हमने पहले चैप्टर में किया हुआ है, आप देख लीजिए, वो सारे वीडियो कवर करिए। ठीक है, कनिष्क का शासन लगभग 78 ईस्वी से 100 ईस्वी, ध्यान रखना है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन कब हुआ, 512 से 521 ईस्वी लगभग। हर्षवर्धन का शासन अच्छे से ध्यान रखना, 606 से 647। देखिए इसमें पूछा गया 2022 सीटेट 2022 का क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का शासन। देखिए है 606 से 647 दिया है आपको ऑप्शन। आप आगे चीनी यात्री स्वेनसोंग का या जुआनजेंग हुएनसोंग का भारत आगमन 630 से 643 ध्यान रखना है। और देखिए ये तभी हम लोग बोलते हैं हर्षवर्धन के काल में आया। और पुलकेशिन द्वितीय का शासन ध्यान रखना 609 से 42। ठीक है, तो ये बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लेते हैं। सीटेट 2022 का क्वेश्चन है, लिखा है भारत में प्राचीन भारत के संदर्भ में मैचिंग करनी है। संगम साहित्य की रचना अभी हमने पढ़ा 300 BCE से 300 CE। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण अभी हमने पढ़ा कब, 327 से 325 BCE। फिर आगे हर्षवर्धन का शासन 606 से 647, का भारत आगमन 630 से 643। डायरेक्ट देखिए पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। ठीक है, तो अब A का हमारा कौन सा हो जाएगा, A का 2, तो A का 2 इसमें है और इसमें है। फिर B का क्या है, तो B का 1, A का 2 और B का 1, हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब बातें बहुत अच्छे समझ में आए। अगर आपको समझ में आई, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करिए, क्या आप क्लास 7 की NCERT ऐसे ही कवर करना चाहते हैं या आगे की जितनी भी NCERT ऐसे ही कवर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए। और चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए। ठीक है, तो ये मुझे मोटिवेशन देता है। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।